वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। सो बेसिकली आज हम द हिंदू का एनालिसिस देखेंगे। 16th और 17th जैन दोनों दिन का मैं आपको करा दूंगा आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज थोड़ी सी, राइट। सबसे पहला है अपना एग्रीगेटर पॉलिसी ऑन ईवी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आर्टिकल भी पेस्ट किया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइज एग्रीगेटर्स पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस नोटिफिकेशन के साथ दिल्ली बन चुका है भारत का पहला स्टेट गवर्नमेंट जिसने एग्रीगेटर पॉलिसी जो है ईवी को लेकर रिलीज किया है। अब एग्रीगेटर पॉलिसी में इन्होंने जैसे कि जो राइड एग्रीगेटर्स होते हैं या फिर जो डिलीवरी सर्विसेज पहुंचाते हैं, जोमेटो स्विगी वाले जो लोग होते हैं, इनको भी सरकार चाह रही है कि यहाँ पे भी ये लोग भी जिन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। इस साल का इन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि जितने भी न्यू टू व्हीलर्स जो है मैन्युफैक्चर होंगे उसका 10%, और जितने भी फोर व्हीलर्स मैन्युफैक्चर होंगे उसका 5%। ये क्या होना चाहिए? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। अब टारगेट क्या है? 50% of all new two-wheelers and 25% of all new four-wheelers must be EV by 2023। 2023 तक ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? EV हो जाने चाहिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी क्यों लेके आ रही है? क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली की जो हवा है वो बेहद खराब रहती है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का हमेशा खराब रहता है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेड सिटी है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो उसको देखते हुए सरकार कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेगी, एज कोटेड बाय द फॉर्मर RBI गवर्नर दैट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस डूइंग नथिंग इज नॉट गोइंग टू बी एनी ऑप्शन। तो अगर कोई क्राइसिस का समय है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपके पास होता ही नहीं है, खासकर गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो दिस इज द एग्रीगेटर पॉलिसी। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, इसमें कुछ नॉर्म्स जो थे वो रिवाइज किए उन्होंने। जैसे उन्होंने बोला है कि अगर आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल शुरुआती दौर में। उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, अगर उन्होंने ईवी लिया है तो वो डोमेस्टिक तरीके से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने घर में चार्ज कर सकते हैं। उस पर जो मतलब टैरिफ वगैरह लगेगा वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही काउंट होगा, उसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काउंट वो लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके के कुछ नॉर्म्स आए हैं, उसको फिर कभी हम देखेंगे आराम से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेटर पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलीज बाय दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड न्यूज़ है अपने पास फिलीपींस एंड ब्रह्मोस मिसाइल। तो फिलीपींस ने क्या किया है? ब्रह्मोस मिसाइल के डील को अप्रूव कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का वर्थ कितना था? लगभग $375 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था। इसके साथ फिलीपींस बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी। दिस एग्रीमेंट विल गिव अ बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। द एस्टिमेटेड डील कॉस्ट इज $375 मिलियन। BrahMos Aerospace Private Limited will supply the missile under the shore-based anti-ship missile system acquisition project for the Philippine Navy, right? तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अभी हाल फिलहाल हमने, आप ही ने मेरे साथ पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट जो है सिप्री का, उसमें भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो 42nd नंबर पे था। बाकी 54% ऑफ मार्केट हैज़ बीन स्वाइप्ड बाय द यूएस कंपनीज, यूएस प्राइवेट कंपनीज जो कि डील करती हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की जो बोनी हुई है अच्छी हुई है। ये भारत की बोनी कही जाएगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि इतना अच्छा डील हुआ है और कहीं ना कहीं आगे बूस्ट करेगी और हम इस फील्ड में भी अब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ के जो MSMEs हैं उनको थोड़ा काम मिलेगा अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। थर्ड अपने पास है प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम लिखा गया था प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा, प्रीडेटरी प्राइसिंग इज प्राइसिंग इंडियन लिवलीहुड्स अपार्ट। यानी कि प्राइसिंग का मतलब होता है मूव करना, मूव अपार्ट, राइट। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऑथर अपने इस आर्टिकल में। ऑथर कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है कि जब भी कोई गुड्स प्रोडक्ट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे होता है। जैसे मेरी कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो हम उसे किसे सेल करेंगे? हम उसे देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको किस तक पहुंचाएंगे? जो लोकल शॉप ओनर्स होते हैं, किराना मालिक के दुकान होते हैं, उनको देते हैं, फिर वहां से एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। इस तरीके की पूरी एक चेन बनती है और इसी को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। होता क्या है कि जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट या गुड्स बेच रही है, 40 रुपये उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, मतलब 40 रुपये पे बेचा, और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर लोकल स्टोर ओनर को 45 रुपये पे बेचा, तो 5 रुपये का उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन उठाया। फिर उन स्टोर्स ओनर्स ने 55 रुपये में MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 55 रुपये पे एंड कंज्यूमर आपको मेरे जैसे लोगों को दिया।
तो ये उनका प्रॉफिट 10 रुपए का, उनका प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैकेनिज्म कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र में एक जगह है तालोड़े, वहां पर कोलगेट को लेकर, जो कोलगेट है ना, कोलगेट की कंपनी, वहां पे लेके कोलगेट की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वहां पर हंगामा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पहले कोलगेट की जो कंपनी थी वो हमें 40 रुपए पे देती थी, हम मतलब हम हमें कोलगेट देती थी, हम 40 रुपए देते थे, और हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसे लोकल शॉप पे ले जाके 45 रुपए में देते थे और लोकल शॉप वाले 55 रुपए में देते थे। अब हो क्या गया है कि अब ये जो कोलगेट कंपनीज है इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद ले ली है। ठीक, अब ये डायरेक्ट B2B कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग डायरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज वाया ऐप। ये ऐप जियो मार्ट का ऐप भी हो सकता है, ये ऐप उड़ान ऐप भी हो सकता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इन टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है, हमारी तो पेट पे लात लग चुकी है, हमें तो काम मिल नहीं रहा। समझ में आई बात आपको? कि अब कोलगेट की जो कंपनी है वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू लोकल किराना स्टोर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और वो बेच भी कम प्राइस पे रही है। ठीक है, तो 35 रुपए 40 रुपए में जो हमें बेचती थी, अब तो वो किराना स्टोर को यानी मालिकों को सिर्फ 35 रुपए में बेच रही है, यानी कि लॉस सह रही है। ठीक है, प्राइसेस उन्होंने कम कर दिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई किराना स्टोर का मालिक है तो वो तो अब डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? भाई तो 45 में दे रहा है, कंपनी डायरेक्ट मुझे 35 में दे रही है, तो मैं तेरे से क्यों लूँ, कंपनी से ही लेता हूँ। ठीक है, तो और कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? ताकि बहुत सारे जो लोकल ऐसे स्टोर्स शॉप ओनर्स हैं उनको वो ल्योर कर सके, उनको वो अट्रैक्ट कर सके, ताकि काम एक अच्छे से चल सके। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। अब इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब कोई न्यू इनोवेशन एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को तबाह करने के उसमें आती है और एक हेल्दी प्रोसेस जनरेट करती है, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। समझ में आई बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो लोगों को लगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, फिर फेसबुक आ गया, फेसबुक आया तो लोगों को लगा अब इसके बाद कुछ नहीं आया, तो ट्विटर आ गया। ठीक है, इंस्टाग्राम आ गए, व्हाट्सएप आ गया। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कैमरा है, जो पहले का कैमरा होता था उसमें रील लगती थी, तो एक कोडेक्स करके कोडेक करके एक कंपनी होती थी। अब क्या हुआ कि कैमरे के बाद फिर वो हैंडी कैम वगैरह आ गए, तो पूरा का पूरा डिसरप्ट हो गया, लेकिन एक हेल्दी वे में हुआ। फिर हैंडी कैम को रिप्लेस कर दिया मोबाइल फोन्स के कैमरे ने। तो दिस इज ऑल वी कॉल अ क्रिएटिव, क्रिएशन भी हो रहा है और पीछे वाले का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो ये एक पूरी साइकिल होती है। इस टर्म को कॉइन किसने किया था? तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ शुम्पीटर, उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को बताया था कि ये क्या होता है, द गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक, अब ऑथर इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये चलो ठीक है कि एक नया इनोवेशन आया मोबाइल ऐप के जरिए, अब डायरेक्ट कंपनी जो है लोकल शॉप ओनर्स के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, हेल्दी प्रोसेस है। लेकिन प्राइस कम करना क्या हेल्दी प्रोसेस है? कि जहां वो डिस्ट्रीब्यूटर को 40 रुपए में दे रही थी, अब ज़्यादा लोकल शॉप ओनर्स को अट्रैक्ट होने के लिए वो शुरुआत में लॉसेस सह रही है और 35 रुपए 30 रुपए में दे रही है। क्या ये एक हेल्दी प्रोसेस है? ये ऑथर इसमें पूछना चाह रहे हैं। These companies, which were based on technology, suffer from huge losses, and despite of that losses, they are ready to directly connect with local stores by passing the distributors, which sets a new definition of global capital flows under the banner of new classical economic doctrine. तो बेसिक मतलब क्या है मोटा मोटी कि ऑथर ये सवाल तो उठा रहे हैं कि क्या ये एक हेल्दी प्रोसेस है? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग शुरुआत में छोटे टर्म के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, छोटे टर्म के लिए लॉसेस सह रही है। समझ में आई आपको बात? ताकि जो कंपटीटर्स हैं उनको हटाया जा सके। जैसे ही कंपटीटर्स हट जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर क्या कर देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे कि जियो ने किया टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में, पहले कंपटीटर्स हटा दिए, अब प्राइसेस पे वो अपने मनमानी कर रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग मैकेनिज्म। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप प्राइसेस को पहले कम करते हो, सारा आपने कंपटीटर हटाया और उसके बाद फिर एकदम से आपने प्राइसेस रेस कर दिए, तो एंड कंज्यूमर्स के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा। हाँ, स्टार्टिंग में मलाई ज़रूर मिली खाने में, जब प्राइस कम किया तो अभी लोकल शॉप ओनर्स को भी मज़ा आ रहा है और एंड कंज्यूमर्स को भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो उसको उन्होंने बोला है कि अब ये जो पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बना है, दिस इज कॉल्ड एज न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, जिसके तहत क्या होता है कि ग्लोबल कैपिटल क्या होता है, फ्लो होता है। अब जैसे ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कोलगेट हो गई या फिर इनके साथ जो जियो मार्ट कोलैबोरेट कर रही हैं, दीज आर बिग कंपनी, इनके पास और बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स हैं जिसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन आप सोचिए वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने छोटा सा अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पास इतना फंड कभी होगा ही नहीं कि वो इतना लॉस सह सके।
वो कोई भी छोटा सा बिजनेस अगर शुरू करना चाहेगा तो मुनाफे के सोच पे ही शुरू करना चाहेगा। तो ये एक सवाल जो है ऑथर अपने इस आर्टिकल में उठा रहे हैं कि क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग मैकेनिज्म को आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसे एक हेल्दी प्रोसेस में काउंट कर सकते हैं। अगर नहीं तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा, वरना तो दिक्कतें बहुत आएंगी आने वाले समय में। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीडेटरी प्राइसिंग। कैसा लगा आपको आर्टिकल, मजा आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए एक और बढ़िया खूबसूरत सा आर्टिकल देखते हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो अब इसमें है क्या, इसमें जो ऑथर्स हैं, दो ऑथर्स हैं बेसिकली, उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में और टैक्सिंग को लेके क्या समस्याएं आ सकती हैं उस पर गौर डालते हैं। तो इतना सारा आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक, रेडी? चलिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पार्लियामेंट में आया था इस बार शीतकालीन सत्र में, और इसमें दिखाया गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है अब किस तरीके से फ्यूचर बनने जाने वाला है, क्योंकि अब सरकारें भी इस पे बात कर रही है, तो क्रिप्टो करेंसी तो कहीं जा नहीं रहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का पैसा भी लग चुका है, ऑलमोस्ट 10 बिलियन पीपल हैज इन्वेस्टेड मोर देन 10 मिलियन डॉलर्स, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इसमें लगा रखा है, कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए फिर सरकार ने बिल निकाला। अब बिल में ये आया है, तो पार्लियामेंट में बिल आया है, तो अब इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। ऊपर से एल सल्वाडोर जैसे देश जहां इन्होंने इसको लीगल करेंसी, लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया है, तो बहुत ही चीज़ें एक ड्रास्टिक वे में चेंज हो रही हैं। तो ऑथर पहला सवाल पूछते हैं कि कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है तो आप उसे करेंसी में इन्वेस्टमेंट कहेंगे या फिर एसेट में इन्वेस्टमेंट कहेंगे? आप कहेंगे तो कहेंगे क्या? इज दिस अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन अ करेंसी और इज दिस अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन एसेट? सो बेसिकली इट इज, अगर करेंसी है, राइट, अगर ये करेंसी है, इफ इट इज अ करेंसी देन इट मस्ट बी अ प्रोमिसरी नोट वेयर इन द इशूअर इज प्रोमिसिंग द बियरर और होल्डर अ वैल्यू। मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तो इस तरीके का प्रोमिसरी नोट होना चाहिए अगर ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी अगर करेंसी है तो। दूसरा, इट मस्ट बी बैक्ड बाय सोवरेन नेशंस। जो सोवरेन नेशंस है लेकिन सरकारों का इस पे कंट्रोल ही कहाँ है, ये तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ दिस करेंसी या तो फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, ये टेंजिबल एसेट के साथ लिंक होना चाहिए, जैसे कि गोल्ड या फिर कुछ और जैसी चीजें होती हैं उनके साथ लिंक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकती। तो मेन बात तो यह है कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ करेंसी। ठीक, अगर आप इसे एसेट मानते हैं, इफ यू कंसीडर इट एज एन एसेट, तो बहुत सारे इसमें फिर चैलेंजेस आते हैं इनकी टैक्सिंग को लेके कि इन पे कर कैसे लगाया जा सके। हाउ द ट्रेड इन क्रिप्टो इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। सबसे पहला सवाल यही आता है कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर हम टैक्स कैसे लगाए भाई। इसी तरीके से किसी पर्सन को जब कोई क्रिप्टो करेंसी मिला एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर वो किस तरीके से इस नतीजे पे आएगा कि इस करेंसी की ये वैल्यू होगी और इस ट्रांजैक्शन पे इतना पैसा लगाऊंगा, वो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेगा। दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है, तो ऑथर ये पूछ रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि ये भी एक ट्रिकी बात है कि टैक्स जुरिडिक्शन ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लेके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल ट्रांसफर्स में होते हैं, कुछ विद इन नेशंस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए जो टैक्स जुरिडिक्शन है क्रिप्टो करेंसीज का, आप उसको कैसे पता लगाओगे कि वो कहाँ हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है। अच्छा, ये सारे जो सिस्टम होगा ये ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू होगा और सर्वर सारे भारत के बाहर हैं, तो अब करें तो करें क्या, तो ये भी एक समस्या है। फिर तीसरा समस्या वो बताते हैं कि द आइडेंटिटीज ऑफ टैक्स पेयर्स हु ट्रांजैक्ट विद क्रिप्टो करेंसीज रिमेन एनोनिमस। तो जो भी टैक्स पेयर का आइडेंटिटी है क्रिप्टो करेंसी के साथ जो ट्रांजैक्ट करते हैं वो क्या रहते हैं, एनोनिमस रहते हैं। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, एनोनिमस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांजैक्शन किया, मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, मेरा एक कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो जो टैक्स इवेडर्स होते हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सारी ब्लैक मनी को वो बाहर देशों में, क्योंकि सर्वर बाहर हैं तो बाहर देशों में पार्क कर सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चीज़ें फंडिंग हो सकती हैं, टेररिज्म में इन सब की फंडिंग हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एथिकल इश्यूज भी जनरेट करता है, लीगल तो करता ही है। फिर फोर्थ, द लैक ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस मेक इट्स डिफिकल्ट टू स्क्रूटनाइज एंड आइडेंटिफाई इंस्टांसेस ऑफ टैक्स इवेजन। कि दो लोगों के बीच में हो रहा है, तीसरे पार्टी को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। Fifth, even if the crypto market intermediaries are regulated and follow know your customer KYC norms, there remains a scenario where physical cash or goods services may change hands in return for the cryptocurrencies.
तो ये सारी चीजें हैं, ये 5 मुद्दे जो हैं ऑथर ने अपने इस आर्टिकल में बताए हैं कि देखो ये सब है। और फिर उन्होंने एक इसमें वो भी दिया, सॉल्यूशन भी दिया है कि एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस की टैक्सिंग को लेके, पॉलिसी मेकर्स को इस पर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उन्हें अपने ऑफिसर्स को, जो टैक्स में काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स वगैरह में, उन्हें अपने ऑफिसर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी विल गोइंग टू प्रोलिफरेट, ये खत्म नहीं होने वाला, ये फैलेगा फैलेगा। तो पहले से सरकार को कमर कस लेनी चाहिए कि उन्हें क्या क्या काम इसमें करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ध्यान रखना, इस बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो पेपर 1 था जीएस का, उसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन सोसाइटी एंड द ग्लोबल सोसाइटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, राइट। चलिए अगले उस पे आते हैं। हमारे पास जो अगली न्यूज़ है, ऑपरेशन मिशन अमानत। तो भारतीय रेलवे द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन में क्या होगा कि जो भी यात्रियों के लगेज वगैरह खो जाते हैं तो उनकी डिटेल सारी दी जाएंगी और वो सारा का सारा वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है वेस्टर्न रेलवे का, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1951 में आपको पता है कि इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया था और मेन हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर में है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज एमडीए सेट। एमडीए सेट क्या है कि साउथ अफ्रीका ने अपना पहला इंडिजिनस डेवलप्ड फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, ये उन्होंने लॉन्च कर दिया है। कहाँ से लॉन्च किया है, केप कैनवेरल से लॉन्च किया है, जो कि यूएस में है। और ये किसका पार्ट है, स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का पार्ट है। वो स्पेस एक्स है ना, टेस्ला वाले भाई साहब का, उनका पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमडीए सेट क्या है, साउथ अफ्रीका का पहला इंडिजिनस डेवलप मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। क्या काम करेगा, वही सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और इस तरीके से ये चीज़ें, विज्ञान का प्रचार प्रसार करना वगैरह वगैरह चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट अपने पास है तोशिकी कैफू। ये दिख रहे हैं आपको, बड़े डैशिंग से लग रहे हैं। तो ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका निधन हुआ है। इनकी उम्र 91 ईयर्स की थी। इन्होंने जापान की प्राइम मिनिस्टरशिप 1989 से 1991 तक, यानी 2-3 साल के लिए ही ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट वी हैव आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे का जो 6th एडिशन है वो 14 जनवरी 2022 को ऑब्जर्व किया गया और 2017 में ही इस तरीके का एडिशन चालू हुआ था। एंड दिस ऑल्सो इनिशिएटेड एज अ आर्मिस्टिस डे इन 2017। तो 2017 में ही इन्हें आर्मिस्टिस डे जो है वो बोला गया था। ये जो दिवस है ये ऑनर करता है के.एम. करियप्पा। आप जानते हैं के.एम. करियप्पा कौन है, ये पहले कमांडर इन चीफ है भारतीय आर्म फोर्सेस के। तो उनको, उनकी सर्विसेज को, इनकी बहादुरी को सम्मानित करता है। 2021 स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे वेटरन्स को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया 1971 के कारगिल वॉर में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे 6th एडिशन था 14 जन 2022 को। क्लियर। तो ये सारा आज का न्यूज़ थी। 16 to 17 जन 22 का पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।